बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Maimuna Kareem, lecturer, University of Education, Lahore. Students, हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ, डायग्राफ के बारे में जो डिफरेंस है उनको दोबारा रिकॉल किया था। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द ग्राफ और डायमीटर, रेडियस और एसेंट्रिसिटी, सेंटर ऑफ ग्राफ, सब ग्राफ एंड इट्स टाइप्स के बारे में आज लास्ट लेक्चर को दोबारा रिवाइज करते हैं और इनको आप अच्छे तरीके से दोबारा समझते जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं और उनको ग्राफ बना के देखें। हर डेफिनेशन अगर क्लियर होगी तो उसका आसानी के साथ आप ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने ज़रा गौर से सुनना है। छोटी छोटी डेफिनेशन के अंदर भी आप लोगों ने इसको ज़रा ख्याल से निकालना है। डायमीटर ऑफ ग्राफ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टिसेस। अब आप देखें कि इस पहले जो आपके पास ये लाइन लिखी हुई है, इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायमीटर को डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि पहले यहाँ पे देखें कि दो वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। समझ आ रही है ना? दो वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे और जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो डायमीटर कहलाता है। दोबारा देखें, द डायमीटर ऑफ ग्राफ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टिसेस। मिसाल के तौर पर आप दो वर्टेक्स हैं, आप उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस होता है मिनिमम पाथ। पहले आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या थी? द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पहले शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे, वो आपका डिस्टेंस बनेगा। डिफरेंट आप पाथ से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। उन सब डिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो आपके पास डायमीटर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कि पहले ये देखें, आपने ये चीज़ निकाल लेनी है, ये लास्ट में जो है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टिसेस। फिर उस डिस्टेंस में से जो सबसे मैक्सिमम होगा वो डायमीटर कहलाएगा। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मैक्सिमल डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टिसेस। वे टू सॉल्व इट टू फाइंड ऑल द पाथ्स। इसको करने के लिए आपको सारे पाथ्स निकालने पड़ेंगे। एंड देन फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ऑल। तो उसमें से फिर जो सबसे बड़ा मैक्सिमम होगा वो आपका डायमीटर होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने पहले सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने हैं दो वर्टेक्स के दरमियान। उस वर्टेक्स को में से जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो आपके पास डायमीटर होगा। अब आप देखें कि हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। हमने इस ग्राफ में डिस्टेंस मालूम करना है। अब आप देखें कि B और C में, अब B से C पे जाएं, BC, ठीक है, B से C पे और C से आप F पे और F से G पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास डिस्टेंस क्या बन रहा है? 3 बन रहा है, क्योंकि 3 एजेस हैं, 1 2 3। अभी आप डिस्टेंस निकालते हो, ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 3। फिर आप देखें कि आपने एक और वर्टेक्स लें कि आपने B से E पे जाना है। तो B से E के लिए आप B से C पे और C से E पे आएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? 2। अब आपने B से D पे जाना है तो आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? B से C पे और C से D वर्टेक्स पे जाएंगे। यहाँ पे भी डिस्टेंस 2 बन रहा है। नेक्स्ट देखें, B से C और C से A पे, यहाँ पे भी 2 एजेस हैं, तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 2। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 2। आप एक वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स के साथ डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब आपको याद होगा कि इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस किसका था? B से G पे जाने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस था, क्योंकि बाकी तो 2 थे सबकी डिस्टेंस। और हमने कहा था कि उन तमाम
तमाम डिस्टेंस निकालने के बाद जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, डायमीटर होगा। तो आपके पास इस ग्राफ का डायमीटर क्या होगा, 3 होगा। डायमीटर ऑफ दिस ग्राफ इज 3। और नीचे आपको ये बता भी दिया गया है कि आपने किस तरीके से आपने पाथ को बनाया और फिर पाथ में से जो मैक्सिमम है उसका डिस्टेंस निकाला और फिर जो इन तमाम ग्राफ में से जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपके पास 3 निकला है। तो आपने इस तरीके से डायमीटर को कैलकुलेट करना है। अब आपके पास है नेक्स्ट रेडियस ऑफ ग्राफ। हाँ जी, इसमें देखें कि रेडियस ऑफ ग्राफ को आर ऑफ जी से डिनोट करते हैं। A radius of the graph exists only if it has the diameter। अगर diameter होगा तो उसका जो radius होगा वो exist करेगा। The minimum among all the maximum distance between a vertex। ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस हैं उनमें से आप सबके आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा वो आपके पास रेडियस कहलाएगा। ठीक है, आपने पहले क्या कर लेना है, डिस्टेंस मालूम कर लेना है और डिस्टेंस में से जो सबसे मिनिमम होगा वो आपका रेडियस कहलाएगा उस ग्राफ का। ठीक है, ये चीज़ आपको देखें, द मिनिमम एमंग ऑल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस इज कंसीडर्ड एज द रेडियस ऑफ द ग्राफ एंड इट इज डिनोटेड एज आर ऑफ जी। अब देखिए वही ग्राफ है जो पिछला हमने डायमीटर वाला किया था। हमने रेडियस निकालना है। रेडियस की डेफिनेशन ये है कि पहले आप डिस्टेंस मालूम कर लें, डिस्टेंस मालूम करने के बाद उसमें से जो सबसे मिनिमम होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस में से जो सबसे मिनिमम होगा वो रेडियस कहलाता है। हाँ जी, अब देखें कि आप तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए बी से सी तक आपने जाना है। कितने एजेस आपने क्रॉस किए, एक। बी सी से सी एफ पर, सॉरी बी से एफ तक आपने जाना है। तो बी से आप सी पे आओगे और सी से एफ पर आओगे, तो इसका क्या बनेगा, डिस्टेंस क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्लियर हुआ। अब आपने बी से ई पे जाना है, बी से सी, सी से ई, इसका भी रेडियस डिस्टेंस 2 बनेगा। आपने जाना है डी पे, बी से सी, सी से डी, रेडियस 2। बी से ए पे जाना है तो बी से पहले सी वर्टेक्स क्रॉस करेंगे, फिर सी वर्टेक्स से आप ए पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास डिस्टेंस क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। अब आपके पास सिर्फ एक वर्टेक्स रह गया है कि आपको वर्टेक्स बी से वर्टेक्स जी पे जाना है। तो आप कैसे करोगे, पहले बी से सी वर्टेक्स पे आओगे, सी वर्टेक्स से एफ वर्टेक्स पे आओगे और एफ से जी पे जाओगे। तो कितने एजेस आपने काउंट करने, 3 एजेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्टेंस कितना है, 3 है। अब देखें बाकी तमाम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए डिस्टेंस आपके पास 2 आए हैं, लेकिन एक डिस्टेंस आपके पास क्या आया है, 3 आया है। अब आपने क्या करना है, जितने आपने निकाल लिए हैं उसमें सबसे मिनिमम आपके पास क्या था, 2 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का रेडियस कितना है, आपके पास 2 है। ठीक है, क्लियर हुआ कि आपने जो 2 वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेना है, उन डिस्टेंस में से जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ ग्राफ। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसेंट्रिसिटी ऑफ ग्राफ, कि किसी ग्राफ की एसेंट्रिसिटी आपने कैसे मालूम करनी है। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वन वर्टेक्स फ्रॉम अदर वर्टेक्स।
एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो एसेंट्रिसिटी कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्स इज कंसीडर्ड एज एसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टेक्स। कि वही बात है कि आपको एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो एसेंट्रिसिटी कहलाएगा। आप एग्जांपल से देखें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हर वर्टेक्स की अपने साथ भी एसेंट्रिसिटी को मालूम कर सकते हैं। हर वर्टेक्स की ए के साथ एसेंट्रिसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्योंकि कोई एज नहीं है, इसकी अपने साथ सेल्फ क्या होगी? 0 होगी। अब आप ए से बी पे जाना है तो क्या डिस्टेंस होगा ए से बी पे जाने के लिए? ए से बी पे जाने के लिए आपके पास क्या है? 1 है। क्या होगा आपके पास? 1 होगा। हाँ जी, उसके बाद देखिए ए से आपने सी पे जाना है तो कौन सा है रास्ता अख्तियार करेंगे? ए से सी पे जाने की, चाहे इस पाथ से आए चाहे आप उस पाथ से आए, आपके पास डिस्टेंस क्या है? 2 है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, डिस्टेंस क्या होगा? 2 होगा ए से सी पे जाने के लिए। अब आपने ए से डी पे जाना है, ए से डी पे जाना है। ए से डी पे जाने के लिए आपके पास क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, कि डिस्टेंस होता है मिनिमम लेंथ, कि मिनिमम लेंथ एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए मिनिमम लेंथ। अब आप ए से बी पे जाने के लिए आपके जहन में आएगा कि यहाँ पे तो हमने 1 लिखा हुआ है, हालांकि हम लोग इस रास्ते से भी जा सकते थे, यहाँ पे 2 बनता है। अगर आप इस रास्ते से भी जा सकते थे, यहाँ पे 3 बनता है। लेकिन डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो है शॉर्टेस्ट पाथ। एक वर्टेक्स से दूसरे तक वर्टेक्स पर जाने के लिए ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ था, तो वो उसमें कितने एज हैं? 1 एज आया है। तो जब डिस्टेंस मिनिमम लेंथ होती है तो उसका मैक्सिमम भी क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, इसको दोबारा ज़रा समझने की कोशिश करें कि आपने फॉर एग्जांपल नीचे वाले में देखें कि ए से डी तक जाना था, ए से डी तक जाना है तो एसेंट्रिसिटी मालूम करनी है ए और डी की। ए से डी पे जाने के लिए ये वाला भी आपके पास रास्ता था, आपने ए से डी तक जाना था तो ये वाला भी आपके पास एक रास्ता था, लेकिन वो बन जाते हैं लॉन्गेस्ट पाथ। हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही पॉसिबल थी। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा। फिर उस डिस्टेंस में चूंकि ये 1 बन रहा है डिस्टेंस, तो उस 1 का मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा? 1 ही होगा। तो इसलिए एसेंट्रिसिटी बिटवीन ए एंड डी इज 1। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ए से सी तक एसेंट्रिसिटी क्या है? अब आप देखें, ए से सी तक जाने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो डिस्टेंस 2 बनता है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे फिर भी डिस्टेंस 2 बनता है। अगर आप ए से डी पे जाते हो, डी से बी पे जाते हो, बी से सी पे जाते हो तो डिस्टेंस कितना बनता है? 3 बनता है। तीनों डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। उन तीनों डिस्टेंस में से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा था? 2 वाला था। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम लेंथ होती है, तो वो क्या कितना था हमारे पास? 2। तो इसका मतलब ये है तो एसेंट्रिसिटी भी हमारे पास 2 होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इन तमाम डिस्टेंस जो आपने निकाल लिए हैं तो इन में से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? वैल्यू 2 है। तो इस ग्राफ की एसेंट्रिसिटी क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि हमने कहा है इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वन वर्टेक्स फ्रॉम अदर वर्टेक्स, कि ये हमने डिस्टेंस निकाले हैं। डिस्टेंस निकालने के बाद सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? वो है 2। तो वो उस ग्राफ की एसेंट्रिसिटी कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ कि एसेंट्रिसिटी ऑफ ग्राफ को किस तरीके से हमने निकालना होता है।
हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्राफ। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्टिसेस हुज एसेंट्रिसिटी इज मिनिमम, कि जितने भी हमारे पास वर्टेक्स हैं उसमें सबसे कम एसेंट्रिसिटी वाला जो होता है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी, वो वर्टेक्स हमने ढूंढना है जिसकी एसेंट्रिसिटी सबसे कम हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्राफ कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्टिसेस हुज एसेंट्रिसिटी इज मिनिमम। हेयर द एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रेडियस, और ये एसेंट्रिसिटी और इक्वल किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। रेडियस की आप डेफिनेशन देख लीजिएगा कि एसेंट्रिसिटी इक्वल टू रेडियस के बराबर। एसेंट्रिसिटी होता है हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस, और रेडियस हमारे पास होती है मिनिमम एसेंट्रिसिटी इज कॉल्ड रेडियस। इन दोनों को आप डेफिनेशन जब आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से है। अब आप ये देखें कि ये इस ग्राफ है, इस ग्राफ का सेंटर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसकी एसेंट्रिसिटी हमारे पास मिनिमम एसेंट्रिसिटी कम है। नेक्स्ट है पेट्रिसन ग्राफ। पेट्रिसन ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है, ये आपने इसको, ऐसा ग्राफ जिसमें 10 वर्टिसेस हों और 15 एजेस हों, तो उस ग्राफ को हम पेट्रिसन ग्राफ कहते हैं। पेट्रिसन ग्राफ जो होता है 10 वर्टिसेस, देखें 1 2 3 4 5, और ये 5 अंदर स्टार में है, 5 और 5 10 वर्टिसेस होंगे, और इनके आप एजेस को काउंट कर लें, वो आपके पास कितने होंगे, 15 एजेस होंगे। कि 10 वर्टिसेस और 15 एजेस वाले ग्राफ को पेट्रिसन ग्राफ कहा जाता है। ये इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है क्योंकि ये आगे एक एग्जांपल में यूज़ हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए पेट्रिसन ग्राफ क्या होता है। कि 10 वर्टिसेस और 15 एजेस हों ऐसा ग्राफ। इसकी शेप आप और भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने ये वाली बनानी है, लेकिन ये ख्याल करना है कि जिसमें 10 वर्टेक्स हों और 15 एजेस हों, तो उस ग्राफ को पेट्रिसन ग्राफ कहा जाता है। अब देखिए, इस ग्राफ का अगर साइज मालूम करना है तो आप हैंड शेक लेमा को यूज़ कर लेंगे, तो आप इसका साइज निकालोगे। कैसे, q इज इक्वल टू 15 आया, ये 30 जो है ये डिग्री है, सम ऑफ डिग्रीज, हर वर्टेक्स की डिग्री निकाल लेंगे, फिर उसको ऐड कर लें, ठीक है। हर वर्टेक्स की डिग्री निकालने के बाद उसको ऐड कर लें, तो डिग्री तमाम वर्टिसेस की 30 निकलती है, और 2q, 2 ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, q जो है वो एजेस को शो कर रहे हैं, तो q इज इक्वल टू 15। आप में इस ग्राफ में उसका साइज़ क्या निकलेगा, 15, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि नंबर ऑफ जो एजेस होते हैं वो उसका साइज़ कहलाता है, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस किसी ग्राफ के वो क्या होता है, साइज ऑफ द ग्राफ। तो पेट्रिसन ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें 10 वर्टेक्स होते हैं और 15 एजेस होते हैं। ये आप इसकी ग्राफ की इसकी शेप है, शेप इसकी चेंज भी हो सकती है। आपने ख्याल सिर्फ यही करना है कि वर्टेक्स 10 रहें और एजेस 15 रहें। और अगर कहा जाए कि इसका साइज़ निकालें इसका पेट्रिसन ग्राफ का, तो आप कैसे करोगे कि हैंड शेक लेमा को यूज़ करते हुए कि आप साइज़ उस ग्राफ का निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि गिर्थ। गिर्थ में आपने सिर्फ यही करना है कि जो शॉर्टेस्ट साइकिल होगा, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइकिल इज कॉल्ड गिर्थ। कि किसी भी ग्राफ में अगर साइकिल बहुत सारे बन रहे हैं तो सबसे कम लेंथ वाला जो साइकिल होगा उसको गिर्थ कहते हैं। इस ग्राफ में या कोई और ग्राफ आपके पास आ जाएं तो आप देखेंगे, उसमें पहले देख लेंगे कि हर साइकिल की लेंथ लिखते जाएं साइड पे, ठीक है। और उसमें जो सबसे कम साइकिल होगा, जिसकी लेंथ सबसे कम होगी, उसको कहा जाएगा गिर्थ। इन ग्राफ थ्योरी द गिर्थ ऑफ ग्राफ इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइकिल कंटेन्ड इन द ग्राफ। अब आप इस ग्राफ पे देखें कि पेट्रिसन ग्राफ जो होता है उसकी गिर्थ 5 होती है। इसमें जितने भी साइकिल बनेंगे वो लेंथ 5 के बनेंगे। आप सबसे पहले बाहर वाला साइकिल देख लें। साइकिल होता है क्लोज्ड
पाथ होता है जो क्लोज हो जाए। ये देखिए 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी होगी 5। कोई और साइकिल देखिए आप, ये देखें इस तरीके से ऐसे करके, ये भी क्लोज्ड फॉर्म है ना, ये देखें ये भी एक क्लोज्ड साइकिल बन रहा है। तो कितने एजेस हैं 1 2 3 4 5, तो इसकी भी ये साइकिल भी लेंथ 5 का है। एक और साइकिल बना लेते हैं, ये देखिए साइकिल इस तरीके से साइकिल होगा, क्लोज्ड फॉर्म होती है कि जहाँ से शुरू हो वहीं पे एंड हो। तो कितने एजेस हैं 1 2 3 4 5। तो पेट्रियसन ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है उसमें जितने भी साइकिल होंगे वो आपके पास लेंथ 5 के होंगे। तो वही जो जितने साइकिल, सबसे जो शॉर्टेस्ट साइकिल है, जब हैं सारे लेंथ 5 के तो शॉर्टेस्ट भी उसमें 5 ही होगा। तो पेट्रियसन ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें शॉर्टेस्ट साइकिल को देखा जाता है, नहीं सॉरी, पेट्रियसन ग्राफ में आपने जितने साइकिल पॉसिबल बन रहे हैं उसमें सबसे कम लेंथ वाला जो साइकिल होगा वो गिर्थ कहलाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक के सब ग्राफ। पहले शुरू में हमने पढ़ा था ग्राफ, अब है सब ग्राफ। तो इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह जहन में रख लें कि अ सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ इज अ ग्राफ whose vertex set is a subset of vertex set and whose edge set is a subset of edge set। ठीक है, कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ का एक पोर्शन ले लें, अगर वर्टेक्स होंगे तो वो वर्टेक्स इसका, फॉर एग्जांपल ये एक वर्टेक्स लिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम आपने z वर्टेक्स आपने ले लिया, तो ये आपके पास ग्राफ है, तो ये आपके पास सब ग्राफ है। तो हम कहेंगे कि ये वर्टेक्स सेट इस ग्राफ का वर्टेक्स सेट का सबसेट है। ठीक है, तो जिस तरह आप सिंपल सेट और सबसेट निकालते थे, तो सेट बड़ा सेट होता था और सबसेट उसी का ही एक पोर्शन ले लेते थे, तो वो उसका सबसेट बन जाता था मेन सेट का। तो ये है आपके पास ग्राफ, ये आपके पास क्या है सब ग्राफ हैं। अब देखें कि आप, ये है मेन ग्राफ, अब इन्होंने क्या किया है कि ये इसका एक सब ग्राफ है, इसमें u वर्टेक्स भी लिया हुआ है, w भी लिया हुआ है, z भी लिया हुआ है और इधर से y भी लिया हुआ है। तो ये आपके पास देखेंगे इस ग्राफ का सब ग्राफ है। उसी के एक पोर्शन का पोर्शन ले लें, लेकिन हो उसी के अंदर ही मौजूद हो। अब आप देखें ये वाला भी एक सब ग्राफ है कि इन्होंने ये वाले पोर्शन इसका ले लिया है, ये भी सब ग्राफ है। अब आप देखें कि ये वर्टेक्स है और ये साथ से ये है, ये भी इस ग्राफ का सब ग्राफ है कि यहाँ पे देखें ये वाला इसका पोर्शन जो है इसका, क्योंकि ये सबसेट है इस सेट का। अब इसमें से एक वर्टेक्स ले लिया है, तो ये भी एक सब ग्राफ है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो वर्टेक्स सेट होगा वो सबसेट होगा मेन ग्राफ के वर्टेक्स सेट के, और जो एज सेट होगा वो सबसेट होगा मेन जो ग्राफ है उसके सेट के। ये और मेन कुछ एग्जांपल्स हैं सब ग्राफ की, कि ये मेन ग्राफ है आपके पास और ये दो उसके सब ग्राफ हैं। अब देखिए सब ग्राफ में आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उसमें से कुछ वर्टेक्स और एज सेट को अलग कर लिया है। तो ये G1, ये G, ये इसका सब ग्राफ है G का। इसी तरीके से ये भी सब ग्राफ है मेन ग्राफ G का। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स हैं कि आपके पास ये ग्राफ दिया गया है और इसके जितने पॉसिबल सब ग्राफ बनते हैं आप बनाएंगे। इसके अलावा और भी अगर बन सकते हैं तो आप मज़ीद उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब देखें कि H1 ये पहला सब ग्राफ है, इसमें इन्होंने C और D को देखें, ये इसका सब ग्राफ है। H2 एक दूसरा सब ग्राफ है, इसमें क्या किया है, सिर्फ इस पोर्शन को अलग किया है, तो ये दूसरा सब ग्राफ है। अब इसी तरीके से एक और सब ग्राफ लिया है कि उसमें उन्होंने एक इसको और इसी तरीके BCD को, ये सब ग्राफ है। पॉसिबल आप जितने मज़ीद और भी बना सकते हैं, आप A और B को भी सब ग्राफ बना सकते हो, आप B और E को सब ग्राफ के तौर पर ले सकते हो, आप A, D और E भी सब ग्राफ बन सकता है, B, A, E भी सब ग्राफ बन सकता है।
आप ए बी सी डी ई, ये भी एक सब ग्राफ है। तो मेन ग्राफ में से जितने पॉसिबल उसके सबसेट्स बनते हैं वो सब ग्राफ कहलाता है। ठीक है, कि मेन आपके पास जो ग्राफ है उसके जितने भी सबसेट्स हों उसी में से ही, उससे बाहर नहीं जाना, उसमें पॉसिबल जितने आपके पास सबसेट्स बनते हैं वो सब ग्राफ कहलाते हैं। हाँ जी, एज इंड्यूस सब ग्राफ। अब आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये देखें कि एज इंड्यूस सब ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड द वर्टिसेस दैट आर एट देयर एंड पॉइंट्स। अगर मैं अब यहाँ पे वर्टेक्स को डिलीट नहीं करना, आपने क्या करना है, एज को डिलीट करना है। इस एज को भी डिलीट कर दिया और उसके बाद इस एज को भी डिलीट कर दिया। तो ये तो एज डिलीट करने से आपके पास ये पोर्शन बच जाएगा। और अगर वर्टेक्स लिख भी देंगे, यहाँ पे बना भी देंगे, ए डाल दें और यहाँ पे एफ डाल दें या ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपने ख्याल करना है कि एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ में एज को डिलीट करते हैं। आपने क्या किया, ये एज डिलीट कर दिया, देखिए यहाँ पे नहीं है, ये वाला एज नहीं है। उसके बाद इस एज को डिलीट किया, आपके पास ये एज नहीं है। तो जो ही एज डिलीट किया तो आपके पास ये बकाया ये वाला ग्राफ बच गया। अगर आप दोबारा ये ए और एफ वर्टेक्स भी लिखना चाहें तो कोई फर्क नहीं है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि ये आपने ये वाला एज डिलीट किया, ये वाला एज डिलीट किया और ये एज डिलीट किया, आपके पास सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा। अगर ये वर्टेक्स लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो वर्टेक्स इंड्यूस सब ग्राफ में आप वर्टेक्स को डिलीट करते हैं, जितना चाहे वर्टेक्स को डिलीट कर दें। जो ही वर्टेक्स डिलीट करेंगे उसके साथ एजेस भी डिलीट हो जाएंगे। और जो एज इंड्यूस सब ग्राफ होता है उसमें आप जितना आप उस ग्राफ में चाहते हो एजेस डिलीट कर सकते हो। जो ही एजेस डिलीट करेंगे तो बकाया जो आपके पास ग्राफ बचेगा वो एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ होगा। एज डिलीट करने के बाद अगर आपके पास वर्टेक्स को लिख भी दोगे तो फिर भी आपका वो ग्राफ ठीक कंसीडर होगा। जिस तरह ये वाला ग्राफ है ना, उसमें ये एज डिलीट किया है और ये एज डिलीट किया है, तो अगर ऊपर आप ऐसे सर्कल में ए लिख दें, नीचे यहाँ सर्कल में एफ खाली लिख दें तो वो भी आपका ठीक होगा। और इस ग्राफ में आपने ये 3 एजेस डिलीट किए हैं, तो ये 3 एजेस डिलीट करने के बाद अगर यहाँ आप वर्टेक्स सी लिख दें, नीचे वर्टेक्स ई लिख दें तो फिर भी आपका ग्राफ सही कंसीडर होगा। ठीक है, मेन आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि वर्टेक्स इंड्यूस सब ग्राफ में वर्टेक्स डिलीट करते हैं, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, जितना आप करना चाहो। और एज इंड्यूस सब ग्राफ में जितना आप चाहो आप उसमें एजेस को डिलीट कर सकते हो। हाँ जी, एज इंड्यूस सब ग्राफ। अब आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये देखें कि एज इंड्यूस सब ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड द वर्टिसेस दैट आर एट देयर एंड पॉइंट्स। अगर मैं अब यहाँ पे वर्टेक्स को डिलीट नहीं करना, आपने क्या करना है, एज को डिलीट करना है। इस एज को भी डिलीट कर दिया और उसके बाद इस एज को भी डिलीट कर दिया। तो ये तो एज डिलीट करने से आपके पास ये पोर्शन बच जाएगा। और अगर वर्टेक्स लिख भी देंगे, यहाँ पे बना भी देंगे, ए डाल दें और यहाँ पे एफ डाल दें या ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपने ख्याल करना है कि एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ में एज को डिलीट करते हैं। आपने क्या किया, ये एज डिलीट कर दिया, देखिए यहाँ पे नहीं है, ये वाला एज नहीं है। उसके बाद इस एज को डिलीट किया, आपके पास ये एज नहीं है। तो जो ही एज डिलीट किया तो आपके पास ये बकाया ये वाला ग्राफ बच गया। अगर आप दोबारा ये ए और एफ वर्टेक्स भी लिखना चाहें तो कोई फर्क नहीं है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि ये आपने ये वाला एज डिलीट किया, ये वाला एज डिलीट किया और ये एज डिलीट किया, आपके पास सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा। अगर ये वर्टेक्स लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो वर्टेक्स इंड्यूस सब ग्राफ में आप वर्टेक्स को डिलीट करते हैं, जितना चाहे वर्टेक्स को डिलीट कर दें।
जो ही वर्टेक्स डिलीट करेंगे उसके साथ एजेस भी डिलीट हो जाएंगे। और जो एज इंड्यूस सब ग्राफ होता है उसमें आप जितना आप उस ग्राफ में चाहते हो एजेस डिलीट कर सकते हो। जो ही एजेस डिलीट करेंगे तो बकाया जो आपके पास ग्राफ बचेगा वो एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ होगा। एज डिलीट करने के बाद अगर आपके पास वर्टेक्स को लिख भी दोगे तो फिर भी आपका वो ग्राफ ठीक कंसीडर होगा। जिस तरह ये वाला ग्राफ है ना, उसमें ये एज डिलीट किया है और ये एज डिलीट किया है, तो अगर ऊपर आप ऐसे सर्कल में ए लिख दें, नीचे यहाँ सर्कल में एफ खाली लिख दें तो वो भी आपका ठीक होगा। और इस ग्राफ में आपने ये 3 एजेस डिलीट किए हैं, तो ये 3 एजेस डिलीट करने के बाद अगर यहाँ आप वर्टेक्स सी लिख दें, नीचे वर्टेक्स ई लिख दें, तो फिर भी आपका ग्राफ सही कंसीडर होगा। ठीक है, मेन आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि वर्टेक्स इंड्यूस सब ग्राफ में वर्टेक्स डिलीट करते हैं, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, जितना आप करना चाहो। और एज इंड्यूस सब ग्राफ में जितना आप चाहो आप उसमें एजेस को डिलीट कर सकते हो। वेरी मच स्टूडेंट्स।